क्या समझे मौर्योत्तर काल में क्या हुआ, मौर्य वंश के खात्मा के बाद क्या होता है, भारत में जो है दो प्रकार के शासकों का आगमन होता है, एक देशी और विदेशी। देशी शासक के अंतर्गत हो गया तुम्हारा शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और मेघवाहन वंश। और विदेशी शासकों में इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन और कुषाण वंश। इतना का स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है शुंग वंश पढ़ेंगे, उसके बाद कर्ण वंश। शुंग वंश का स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। और कैसे किया गया, पुष्यमित्र शुंग कौन था, यह था बृहद्रथ का सेनापति। बृहद्रथ कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक। संस्थापक इसका हो गया पुष्यमित्र शुंग। और जो है इसका स्थापना जो है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके, ठीक है, 185 बीसी में। यहां से 2-3 ऑब्जेक्टिव पहला क्लियर याद रखना कि शुंग वंश की स्थापना किसने करी, पुष्यमित्र शुंग ने। कब करी, 185 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। कब किया, 185 ईस्वी पूर्व में। और कैसे इसका स्थापना कैसे हुआ, बृहद्रथ का जो सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने अपने सम्राट की हत्या करके, ठीक है, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी, ठीक है। और इसमें जो है याद रखना, इसकी राजधानी, इन्होंने राजधानी जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो राजधानी अपना क्या बनाया, विदिशा बनाया। कहाँ बनाया, हम जानते हैं ना, मौर्य काल में जो है मौर्य साम्राज्य का राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्रा था, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, राजधानी कहाँ बदल के ला लेता है, विदिशा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखना कि शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, विदिशा, ठीक है। और अब इसका स्रोत, हम शुंग वंश का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, इसका स्रोत क्या क्या, हम कहाँ से जानकारी मिलता है, इससे 2-3 ऑब्जेक्टिव बहुत तगड़ा मिलेगा, ध्यान जरूर। पहला हर्षचरित, हर्षचरित की रचना किसने की, बाणभट्ट ने। और दूसरा जो है महाभाष्य, इसकी रचना पतंजलि ने किया है। पतंजलि कौन था, पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग का राज पुरोहित था, ठीक है, राज पुरोहित, याद रखना। और इसी के देखभाल में 2 अश्वमेघ यज्ञ भी कराया जाता है, ठीक है, याद रखना, इसको आगे जानेंगे। तो याद रखना, हर्षचरितम की रचना बाणभट्ट ने कर ली, उसके बाद महाभाष्य की रचना किसने करी, पतंजलि ने। और है एक मालविकाग्निमित्रम, यह जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। और यह ग्रंथ जो है शुंग काल में नहीं लिखा गया, बल्कि गुप्त काल में लिखा गया है। तो यहां पर कंफ्यूजन होगा तुम लोग को कि ग्रंथ जो है लिखने का टाइम क्या है, गुप्त काल। चूंकि गुप्त काल जब कालिदास हुए, इन्होंने जो है शुंग काल का इतिहास लिखा, ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा गया। इसके बारे में जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हम आगे डिस्कस करेंगे। मालविकाग्निमित्रम जो है, मालविका और अग्निमित्रम का प्रेम कहानी का चर्चा इसके अंतर्गत, ठीक है, कालिदास के द्वारा लिखा गया है मालविकाग्निमित्रम। तो यहाँ पर 2-3 ऑब्जेक्टिव पहले याद रख लेना कि हर्षचरितम की रचना बाणभट्ट ने करी, महाभाष्य की रचना पतंजलि के द्वारा, उसके बाद मालविकाग्निमित्रम का कालिदास के द्वारा। ये 2-3 ग्रंथ है जो लेखकों के बारे में जान गए। उसके बाद एक जानते हो दिव्यावदान है एक ग्रंथ, ठीक है। दिव्यावदान क्या कहता है, इन्होंने जो है इसको पुष्यमित्र शुंग को जो है 84,000 स्तूपों को तोड़ा जाने वाला बताया है। अब बताओ, ऐसे भी संदिग्धता भरा बात है कि अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया जाना असंभव लगता है, लेकिन कुछ ग्रंथ है जो इसे मानता है। कौन है, एक है तुम्हारा दिव्यावदान, जो कहता है कि 84,000। चूंकि हम जानते हैं ना, ये जो है पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण साम्राज्य था, ब्राह्मण वंश का था। चूंकि इसे नफरत पैदा हो गया था बौद्ध धर्म से, इसलिए क्या करा इन्होंने, इसे क्या बताया गया है, स्तूपों को तोड़ने वाला। यानी कि अशोक के द्वारा जो निर्माण कराया गया ना स्तूपों को, उसको तोड़ डाला। कौन तोड़ डाला, अशोक। लेकिन ये बात संदिग्धता बड़ा है। और दिव्यावदान में ही बताया गया, इसका जो पिताजी था पुष्यमित्र शुंग का, कौन था, पुष्यधर्म। कौन था, पुष्यधर्म। तो इसे जो है पुष्यधर्म का पुत्र बताया गया, किसे, पुष्यमित्र को। किसको, पुष्यमित्र को, ठीक है। तो यहां तक क्लियर याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यह बौद्ध विरोधी था, चूंकि पता है कि बौद्ध धर्म को जो बढ़ावा दिया गया मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, क्या हुआ, तो ब्राह्मण लोग इससे गुस्सा हुए। तो ब्राह्मण, ये जो था पुष्यमित्र शुंग खुद ब्राह्मण था, तो इसे जो है बौद्ध विरोधी, बौद्ध से इसे नफरत हो गया था। इसका मकसद था फिर से हम ब्राह्मण साम्राज्य को, ब्राह्मण धर्म को आगे लाएं। तो क्या करा इन्होंने, ठीक है, बौद्ध विरोधी होते हुए भी भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय किसको जाता है, इसको, पुष्यमित्र शुंग को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। स्तूप तो मौर्य शासक ने बना रहा था। जैसे जानते सांची स्तूप जो अशोक के द्वारा निर्माण करा गया, अशोक स्तंभ अशोक के द्वारा निर्माण करा गया, इस तरह से बहुत से स्तूपों का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया। लेकिन एक जो है भरहुत का स्तूप जो हम पढ़े थे, इसका निर्माण कौन कराया है, पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कहोगे, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर ध्यान नहीं दोगे तो फंस जाओगे इसमें। कहेगा कि भरहुत स्तूप किसने बनाया, ऑप्शन में कहोगे ये तो बेचारा पुष्यमित्र शुंग कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो बौद्ध विरोधी था, तो कैसे बनाएगा बौद्ध धर्म का स्तूप, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है कंफ्यूजन पैदा होने वाला बात है। बौद्ध विरोधी होते हुए भी इन्होंने जो है भरहुत का स्तूप बनाया। किसने बनाया,
पुष्यमित्र शुंग ने। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हो 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था, याद रखना। और ये हमें जानकारी कहां से मिलता है? अयोध्या अभिलेख से, ठीक है, जो अयोध्या अभिलेख धनदेव के द्वारा खुदवाया गया था, ठीक है, तो याद रखना। और क्वेश्चन पूछ ले किन शासकों ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए? पुष्यमित्र शुंग ने। और जो है इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? अयोध्या अभिलेख से। किस अभिलेख से? अयोध्या। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है, अयोध्या अभिलेख किसके द्वारा खुदवाया गया था? धनदेव के द्वारा। किसके द्वारा? धनदेव के द्वारा। यहां तक क्लियर। अब जाने क्या होता है कि विदर्भ जो है ना, जानते हो मौर्य साम्राज्य जब कमजोर होते जा रहा था, ठीक है, तो इसकी कमजोरी को देखकर, चूंकि सीमित हो गया था इसका शासन, इसका प्रांत सीमित हो गया था, बताए ना, मौर्य वंश के अंतिम दिन आते आते जो है ना, पूरा जो मौर्य साम्राज्य था सीमित होकर पाटलिपुत्रा तक ही रह गया था। इसका रीजन क्या था? है क्या होता था कि विभिन्न शासक, जैसे शासक कमजोर हो गया, केंद्रीकृत शासन प्रणाली हम जानते थे, मौर्य साम्राज्य शासक होता था, उसके नीचे बहुत सारा कुमार होता जो प्रांतों में शासन करता था। जब शासक कमजोर हो गया तो क्या करा, वो जो राजकुमार या फिर अदर लोगों के द्वारा जो शासन चला जाता था, वो अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया था। इसलिए जो है सभी प्रांत अपने अपने निकलते गया और अकेला बच गई, क्योंकि खुद का नहीं संभाल रहा था, पूरा भारत को कैसे संभालेगा। तो क्या होता है, विदर्भ जो है ना, विदर्भ का एक शासन बनाया गया था यज्ञसेन को, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, इसकी कमजोरी को देखते हुए, पुष्यमित्र शुंग की कमजोरी को देखते हुए इन्होंने खुद को स्वतंत्र राजा घोषित कर लिया, ठीक है। कहाँ का था? विदर्भ का। कहाँ का? विदर्भ। यज्ञसेन को मौर्य की तरफ से विदर्भ का शासक बनाया गया था, लेकिन इसकी कमजोरी को देखकर, ठीक है, देखा कि अब बृहदत्त भी मारा गया है, मौर्य वंश तो समाप्त ही हो गया है, अब पुष्यमित्र आया है, तो इसका फायदा उठाते हुए इन्होंने क्या करा, खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। जब स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया तो क्या होता है, तो जानते हो यज्ञसेन जो है शुंगों का वास्तविक शत्रु कहा जाने लगा, और इसे कहा गया है यज्ञसेन को शुंगों का वास्तविक शत्रु, ठीक है। तो यज्ञसेन कहाँ का शासक था? विदर्भ का। कहाँ का? विदर्भ का। और जो पहले कहाँ किसका हिस्सा हुआ करता था? मौर्य साम्राज्य का ही शासक था, और बाद में खुद को स्वतंत्र कर लेता है। तो इसे शुंगों का वास्तविक शत्रु बताया जाता है यज्ञसेन को। तब क्या होता है, इसका जो पुत्र था, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अग्निमित्र, इसे भेजता है कहाँ? विदर्भ, युद्ध करने के लिए, और विजय प्राप्त करके विदर्भ को वापस फिर अपने साम्राज्य में मिला लेता है, ठीक है। और यज्ञसेन हार जाता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ याद रखना चीजों को, ठीक है। तब क्या होता है, एक ग्रंथ है मालविकाग्निमित्रम, ठीक है, इसमें जो है यज्ञसेन की एक चचेरी बहन थी, ठीक है, मालविका, और इसका जो पुत्र था पुष्यमित्र शुंग का पुत्र, ठीक है, अग्निमित्र, इसका दोनों को जो है प्रेम कथा का वर्णन है, और साथ ही साथ विदर्भ विजय का भी चर्चा है। जानते हो जब ये गया ना अग्निमित्र कहाँ, उसके पास, यज्ञसेन के पास युद्ध करने, तो वहां मुलाकात हो गई किससे? मालविका से। मालविका कौन? यज्ञसेन की चचेरी बहन थी, ठीक है। अब पता है राज दरबार में बहुत सारा होता है, तुम लोग मूवी भी देखता है, जाता है युद्ध करने और किसी उधर से लेते आता है, ठीक है, कोई पसंद आ गया तो चलो शादी उदी कर लो। तो यही क्या है कि ये बेचारा जो है ना, अब जानते हो मालविकाग्निमित्रम हम क्या बताए, इसका लेखक कालिदास, और कालिदास कब हुए? गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत हुए, गुप्त काल में हुआ है। तो इससे कंफ्यूजन करेगा, क्वेश्चन कहेगा कि मालविकाग्निमित्रम का रचना जो है किस काल में हुआ, ठीक है, तो गुप्त काल में हुआ है, कंफ्यूज मत करना। ऐसा क्यों हुआ? गुप्त काल में ही कालिदास हुए, और इन्होंने जो है शुंगकालीन जो है शासक, इसके बारे में, ठीक है, अग्निमित्र के बारे में लिखा, ठीक है। हो सकता है अभी मान लो अभी है जैसे, तो कोई कहानी बताएगा ऐसे ऐसे था पहले, तो हम उसको लिख सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो याद रखना जो पूरा मालविकाग्निमित्र में पूरा जो टिका हुआ है किस पर? 2 चीजों पर, किन किन लोगों पर? मालविका और अग्निमित्र। नाम से क्लियर हो जा रहा है, मालविकाग्निमित्रम, मालविका और अग्निमित्रम, ठीक है, यानी कि मालविका और अग्निमित्रम का, अग्निमित्र के क्या है? प्रेम कथा का चर्चा है, साथ ही साथ किसका? विजय का चर्चा है, विदर्भ। चुका होता है। अगला जो इसका अंतिम शासक जो है ना, देवभूति था। एक क्वेश्चन बनेगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। कौन था? देवभूति। और जानते हो यह जो काल है, ठीक है, मौर्योत्तर काल, इसके अंतर्गत क्या क्या हुआ? संस्कृत भाषा एवं हिंदू, जिसको हम ब्राह्मण धर्म बोलते हैं, इसका पुनरुत्थान किया गया, फिर से इसको बढ़ावा दिया गया, ठीक है। चूंकि ब्राह्मण धर्म को पीछे छोड़ दिया था ये लोग बौद्ध धर्म को आगे करने के फेर में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, तो क्या करा, पुष्यमित्र शुंग के काल जो था, इन लोगों के द्वारा प्रयास किया गया ब्राह्मण धर्म को फिर से आगे लाया जाए, ठीक है, और साथ ही साथ संस्कृत भाषा का भी पुनरुत्थान किया गया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और जानते हो इस काल में जो है मुख्य रूप से मनुस्मृति की रचना हुई, मूल स्वरूप की रचना हुई, याद रखना, मनुस्मृति का जो मूल स्वरूप है उसकी रचना जो है किया गया, और साथ ही साथ जो है स्तूप में पाषाण का प्रयोग किया जाने लगा। पहले जानते हो स्तूप में
लकड़ी का इस्तेमाल होता था, ठीक है, और बाद में किसका इस्तेमाल होने लगा, पत्थरों का, ठीक है, और पाषाण का पत्थरों का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाने लगा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, या फिर मान लो शुंग काल में, ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ये तुम्हारा हो गया शुंग वंश का इतिहास। अब चलेंगे कर्ण वंश में, थोड़ा एक बार री कर लेते हैं, जानते हो, एक बार री कर दे रहे हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा, फिनिशिंग। मौर्योत्तर काल में फोकस कर लो, दो प्रकार के शासक आते हैं, एक देशी और विदेशी, ठीक है। देशी शासकों में से कौन कौन सा, शुंगवंश, कण्वंश, सातवाहन और मेघवाहन इत्यादि को हम लोग देशी शासक के अंतर्गत पढ़ेंगे। उसके बाद विदेशी जैसे शासकों की बात करें, इंडो ग्रीक, शाक, पार्थियन और कुषाण। इस तरह से देखते हैं भारत में देशी और विदेशी शासकों का शासन आता है कब, मौर्योत्तर काल में। कब, मौर्योत्तर, मौर्य के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर जो सभी वंश को पढ़ेंगे, पहले दो वंशों को पढ़ लेते हैं, शुंग और कर्ण। शुंग के बारे में क्या क्या अभी पढ़े, जरा रिमेंबर करो। शुंग वंश का स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करा गया, ठीक है, 185 ईस्वी पूर्व में। और किसका, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 185 बीसी में किसकी स्थापना करी गई, शुंग वंश का, ठीक है। और इन्होंने राजधानी जो है पाटलिपुत्रा को नहीं रखी, बल्कि कहां बना लिया, विदिशा को। किसको राजधानी बनाया, विदिशा। अब जो है इसको जो है शुंगकालीन इतिहास को जानने का स्रोत कौन कौन सा है, ठीक है, कौन कौन सा ग्रंथ है, तो दो तीन ग्रंथ है। पहला हो गया हर्षचरित, जिसकी रचना बाणभट्ट ने करी है। दूसरा महाभाष्य, जिसकी रचना पतंजलि के द्वारा किया गया, और वही पतंजलि जो शुंग काल का राजपुरोहित था, ठीक है। और मालविकाग्निमित्रम, जिसकी रचना किसने करी है, कालिदास ने। और कालिदास खुद किस काल के हुए हैं, गुप्त काल के, ठीक है। और उन्होंने इतिहास कहाँ का लिखा, शुंग काल का, ठीक है। और किसके बारे में लिखा, मालविका और अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन था, पुष्यमित्र का पुत्र। कौन था, पुष्यमित्र का पुत्र। और जानते हो दिव्यावदान में इसके पिताजी का नाम बता गया पुष्यधर्म। क्या बता गया, पुष्यधर्म। तो इसे जो है पुष्यधर्म का पुत्र बता गया, और साथ ही साथ इसे जो 84,000 स्तूपों को तोड़ने वाला बता गया है, ठीक है। तो इसमें बता, इसमें संदिग्धता भरा बात है। तो जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हो ये बौद्ध विरोधी था, बता ही दिए, क्योंकि इसका मकसद था ब्राह्मण धर्म को आगे लाना। क्योंकि अशोक के द्वारा जो है बौद्ध धर्म को जैसे आगे लाया गया, तो ये लोग गुस्सा था, ठीक है। तो इन्होंने ब्राह्मण साम्राज्य की, ब्राह्मण वंश की नींव करी, और क्या करा, इन्होंने ब्राह्मण धर्म को आगे लाने का प्रयास किया, ठीक है। तो क्या होता है, बौद्ध विरोधी होते हुए भी जो है भरहुत स्तूप बनाने का श्रेय किसे जाता है, पुष्यमित्र शुंग को, ठीक है। इसको क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, बता ही दिए, इसको याद रख लेना। आगे जब बढ़ते हैं, जानते हैं इसके द्वारा दो, इसके शासनकाल में, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए गए हैं, ठीक है। और इसकी जानकारी हमें मिलता है अयोध्या अभिलेख से, और अयोध्या अभिलेख किसके द्वारा खुदवाए गए थे, धनदेव के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, विदर्भ। विदर्भ का शासक था यज्ञसेन। तो क्वेश्चन पूछेगा विदर्भ का शासक कौन था, यज्ञसेन। और वही यज्ञसेन जो मौर्य के द्वारा वहां का शासक बनाया गया था, बाद में जो है इसकी कमजोरी को देखते हुए, ठीक है, खुद को स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है, कौन, यज्ञसेन। और क्या होता है, इसे जो है यज्ञसेन को शुंगों का वास्तविक शत्रु बता गया, और सच में शत्रु था। तो क्या होता है, ये जो है पुष्यमित्र शुंग जो है अपने ही पुत्र अग्निमित्र को विदर्भ लड़ने के लिए भेजते हैं, और वहां पर लड़ने के लिए जब जाता है, विदर्भ को तो विजय प्राप्त कर लेता है, यज्ञसेन को पराजित कर देता है। और साथ ही साथ वहां पर जो उसकी चचेरी बहन, यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका से मुलाकात हो जाती है, और दोनों में जो है लव अफेयर चलता है। तो क्या होता है, इसी का जो चर्चा कालिदास के द्वारा मालविका अग्निमित्रम में किया गया है, ठीक है। यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका और अग्निमित्र के कहानी का, और साथ ही साथ विदर्भ विजय का जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अग्निमित्र के द्वारा जो विदर्भ विजय का जानकारी हमें कहां से मिलता है, मालविका अग्निमित्रम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका अंतिम शासक देवभूति था। क्वेश्चन पूछेगा कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति। अब आगे बढ़ते हैं, तो और यह जो काल था शुंग काल, क्या था, मुख्य रूप से फोकस केंद्रीकृत था हिंदू धर्म को पुनरुत्थान करने का, हिंदू धर्म को, ब्राह्मण धर्म को आगे लाने का, और साथ संस्कृत भाषा का भी विकास हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मनुस्मृति का जो वास्तविक स्वरूप का संरचना इसी शुंग काल में हुआ। और साथ ही साथ जो है शुंग काल में क्या प्रारंभ हो जाता है, स्तूपों में जो पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगता है। पहले जो है लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। यहाँ तक हम स्टडी कर लिए, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कर्ण वंश की तरफ। क्या होता है, हम जानते हैं कि अगला जैसे शासक जैसे कमजोर होता है, इसका फायदा कौन उठाता है, उसका सेनापति। क्योंकि सेनापति को राजा का कमजोरी पता रहता है, क्या रात दिन राजा के आसपास घूमते रहता है, शासक के आसपास सेनापति, तो सेनापति ही हिम्मत कर देता है। अब नहीं है ना, बाहरी लोग आएगा, पहले मर्डर करेगा, तब फिर कहेगा हम राजा बन गए, और उसके बगल में रहता है, और उसको सब चीज पता होता है राजा के बारे में, कैसे क्या चल रहा है, कहाँ पर कितना सेना है, कितना हथियार है, क्या कर सकता है, कितना इसको ताकत है, सब तरह वाला बात जानता है। इसलिए जो है सेनापति के द्वारा मार दिया जाता है, उसको राजा बनने का शौक, ठीक है, और शौक पूरा हो ही भी जाता है, क्या करेगा। तो जानते हो कर्ण वंश की स्थापना किसने करी है, सिमु वासुदेव ने की है। किसने करी है, वसुदेव ने। और वसुदेव जो है, पहले फोकस करो, कर्ण वंश का जो शासन है 75 ईस्वी पूर्व से 30 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है, इतना शासन किसका चलता है, कर्ण वंश का। हालांकि ये लोग कोई विशाल साम्राज्य
खड़ा नहीं कर पाता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर जो है शासन चला रहा है। तो पहला क्वेश्चन, कर्ण वंश की स्थापना किसने करी? वसुदेव ने। और जो है कैसे करा था? देवभूति की हत्या करके, यानी शुंग वंश का जो अंतिम शासक हुआ देवभूति, ठीक है, शुंग वंश का अंतिम जो शासक था देवभूति, इसका हत्या करके, ठीक है, किस वंश की नींव डाली गई? कर्ण वंश की। ठीक है, कब? 75 ईस्वी पूर्व में। कब? 75। और यह जो हमें जानकारी कहाँ मिलता है? हर्षचरित से। ठीक है, और बता दिए हर्षचरित का लेखक कौन है? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। यहाँ तक क्लियर? तो संस्थापक से स्थापना समझ गया कि वसुदेव ने किया है। कैसे किया है? शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, उसका हत्या करके 75 ईस्वी पूर्व में किस वंश की नींव डाली गई? कर्ण वंश की। और इसमें प्रमुख रूप से 4 शासक हुए। कौन कौन सा शासक था? पहला था वसुदेव, जिन्होंने कर्ण वंश की स्थापना करी। दूसरा भूमिमित्र, तीसरा नारायण, और चौथा था सुशर्मन। ठीक है, इसमें कोई खासियत विशेषता नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना भी उतना जरूरी नहीं है, गंभीर प्रश्न नहीं आते हैं, जितना बैकग्राउंड के रूप में इसको समझ लेते हैं। तो इसमें 4 शासक हुए। पहला वसुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। हो सकता है पूछ देगा कि इनमें से कौन कर्ण वंश का शासक था? इन्हीं चारों में से कोई नाम दे सकता है, ऐसा थोड़ा है कि वसुदेव दे देगा नारायण। कहोगे कि तो नारायण तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन अब बता दिए तो पता चल गया 4 शासक हुए कर्ण वंश में। कौन कौन सा? वसुदेव, भूमिमित्र और नारायण और सुशर्मन। ठीक है, तो क्या होता है, अंतिम शासक जो सुशर्मन था, फिर इसका हत्या करा जाता है सिमुक के द्वारा, और उसके स्थान पर सातवाहन वंश की स्थापना करी जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर अंतिम शासक सुशर्मन था, इसकी हत्या करके 30 ईस्वी पूर्व में सिमुक के द्वारा जो है हत्या करके कौन सा वंश बनाया गया? सातवाहन। तो यानी कि पहले शुंग वंश का शासन चला, फिर इसका अंतिम शासक जैसे आया, ठीक है, देवभूति, इसका मर्डर किया गया, इसका हत्या किया गया। किसके द्वारा? वसुदेव के द्वारा। और वसुदेव के द्वारा हत्या करके कर्ण वंश का स्थापना किया गया। कौन सा? कर्ण वंश। फिर कर्ण वंश का जो अंतिम शासक था सुशर्मन, उसका हत्या करा गया सिमुक के द्वारा। फिर कौन सा वंश आया? सातवाहन। फिर सातवाहन चलेगा, फिर महामेघवाहन, एक क्रम से चल रहा है। ठीक है, समझ आया? फिर तब विदेशी में चलेंगे, इसमें थोड़ा कम इंपोर्टेंट सब चीज टॉपिक है, हालांकि पढ़ेंगे सारे डिटेल से। इतना जो तुम लोग को बताया ना, इतना डिटेल से आज तक कहीं भी खंगालोगे नहीं मिलेगा, ना यूट्यूब, फेसबुक, कहीं पर तुमको इतना डिटेल से स्टडी नहीं मिलेगा। पूरा रिसर्च करके जमा किए हैं, तो क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे, पढ़ने में भी मजा आएगा। पहले हर्यक वंश पढ़े, हर्यक के बाद आगे मौर्य, मौर्य को भी अच्छे से चबागे। तो रिविजन तुम लोग करोगे तो बेहतर रहेगा, सेल्फ स्टडी करोगे तो। उसके बाद हम लोग आगे हैं मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में जो है स्टडी कर लिया आज शुंग वंश और कर्ण वंश का। कल फिर नेक्स्ट क्लास में सातवाहन और मेघवाहन का अध्ययन करेंगे।